स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आपने आजकल देखा होगा कि भारत के दक्षिणी हिस्से में राज्य करने वाले चोल साम्राज्य के राजाओं के बारे में काफी सारी चर्चाएं होती हैं, काफी सारी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती है। इनफैक्ट इस बारे में काफी सारा आश्चर्य भी प्रकट किया जाता है कि क्या वाकई में चोल राजाओं के पास एक शक्तिशाली नेवी हुआ करती थी और क्या सचमुच में ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। तो दोस्तों, इस बारे में जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी इस बारे में डाउट्स हैं, उन सभी को आप इस छोटे से लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनट तक, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों चोल साम्राज्य के बारे में एक सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन, एक सब्सटैंशियल लेक्चर, जिसमें आप सभी को जानने को मिलेगा कि आखिरकार वास्तव में चोल थे कौन, उनका क्या योगदान था, क्या अचीवमेंट्स थी उनकी, और क्यों सिर्फ और सिर्फ उन्हें मंदिर या नेवी के लिए याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने काफ़ी कुछ और भी काम किए हैं जिसके लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं अभिषेक सिंह राठौर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, जैसे ये टेम्पल तो आप सभी ने देखा ही होगा। अभी कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि यही वो टेम्पल था। इनफैक्ट इसी के सेम नाम वाला वो टेम्पल था। ये जो टेम्पल आप देख रहे हो, दिस इज द टेम्पल कॉल्ड एज तंजावुर टेम्पल और बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। हाउएवर, recently there was a news that Prime Minister Narendra Modi visited the Gangaikonda Cholapuram temple. दोस्तों, गंगईकोंड चोलापुरम टेम्पल जो है दरअसल में वो भी बृहदेश्वर टेम्पल ही कहलाता है, लेकिन बृहदेश्वर टेम्पल दो अलग अलग जगहों पर, जो तंजावुर वाला है वो ज़्यादा मशहूर है, गंगईकोंड चोलापुरम वाला टेम्पल उतना ज़्यादा मशहूर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। अब देखिए, हुआ क्या था कि चोल राजाओं के बारे में अक्सर जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है कि भाई दे वेयर द ग्रेट बिल्डर्स ऑफ द मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स, ह्यूज and huge sculptures and such beautiful ardent sculptures as well। बट दोस्तों, क्या चोल साम्राज्य सिर्फ अपने मंदिरों और अपनी मूर्तियों तक ही सीमित था? क्या हम उनको सिर्फ और सिर्फ नटराज की प्रतिमा के लिए या फिर उनके द्वारा बनवाए गए भव्य मंदिरों के लिए ही याद करें, बाकी और कोई वजह नहीं है उनको याद करने की? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि चोल साम्राज्य जो है, उन्हें क्यों याद करना चाहिए, क्यों वो भारत के महान राजवंशों में से एक माने जाने चाहिए। उसका कारण ये है कि दोस्तों, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्थ थी ना, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था, जो उनका ट्रेड मैकेनिज्म था, जो उनका इरिगेशन सिस्टम था, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए गए जो आज तक काम कर रहे हैं। दोस्तों, चोलास जो है, शायद वो पहले ऐसे महान साम्राज्य थे अपने समय में जिन्होंने सिंचाई की, इरिगेशन की सिग्निफिकेंस को रियलाइज किया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड एनिकट, ठीक है ना, जो दरअसल में कलनाई डैम जो है दोस्तों, उसको ग्रैंड एनिकट कहा जाता था, ये करिकालन चोला के द्वारा बनवाया गया और ये अपने समय से लेकर के आज तक दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ एज अ वाटर रिजर्वायर किया गया, बल्कि उसका इरिगेशन के तौर पर, इरिगेशन सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। उनके अलावा भी कई सारे रिजर्वायर्स, कई सारे जो है वो लोकल एक्वेडक्ट्स और कैनाल्स वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए, यानी कि दे वेयर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रेरियन इकोनॉमी। अगर टैक्स लेना है तो जाहिर सी बात है कि खेती बाड़ी में प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए, तब जाकर के आप टैक्स डिमांड करिए, then it is justified। ये बात चोलास समझते थे। सिमिलर टू द मॉडर्न गवर्निंग प्रिंसिपल कि भाई सरकार को अगर टैक्सेस चाहिए तो सरकार जनता को क्या देती है? सुविधाएं देती है, फैसिलिटीज देती है कि नहीं दोस्तों? इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जो फिलहाल चल रहा है, अगर अभी के ट्रेंड के बारे में बात करें तो चाहे चोल हो या हो मराठा या अहोम्स या कोई भी ऐसा राजवंश जिसे मुगलों के कंट्रास्ट में प्रेजेंट किया जा सके, दरअसल में इकलौता मोटिव यही रह गया है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने हीरोज़ को इसलिए ढूंढते हैं ताकि हम उन्हें किसी के खिलाफ खड़ा कर सकें, जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए दोस्तों कि हम अपने हीरोज़ के बारे में
इसलिए पढ़ें क्योंकि वो हमारे इतिहास का एक सबसे चमकता हुआ हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें दोस्तों, तो आज की तारीख में जो इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हिस्ट्री रही है, चाहे वो चोला डायनेस्टी के बारे में हो, चाहे वो किसी और डायनेस्टी के बारे में हो, अलग अलग स्कॉलर्स रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, के नीलकंठ शास्त्री हो गए, आर.सी. मजुमदार हो गए, है ना, बी.डी. चट्टोपाध्याय, या फिर प्रोफेसर रणवीर चक्रवर्ती वगैरह हो गए। इनमें से शायद ही किसी का नाम कोई या तो सुनता है या इनमें से किसी की भी किताब शायद कोई पढ़ता है। द पीपल डोंट बॉदर studying the books of any of these great scholars. In fact, मैं अगर खुद कहूँ दोस्तों, मेरे पास मतलब मैंने आर.सी. मजुमदार और रणबीर चक्रवर्ती और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके एक और नाम आता है, दैट इज नीलकंठ शास्त्री। ये 3 हिस्टोरियंस जो हैं, इनकी किताबों को आप मतलब मैंने इनकी किताबों को पढ़ा है, एंड आई कैन टेल यू कि व्हेन यू रीड दीज बुक्स ना, यू गेट एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कि एग्जैक्टली जो नैरेटिव हमारे सामने आज की तारीख में लाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट एक आइडेंटिटी इन्होंने बिल्ड की थी, चाहे वो चोलास हो या कोई और डायनेस्टी हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे इनफैक्ट कि चोला लेगेसी जो है वो बेसिकली किस समय से बिलोंग करती है, क्या उसका हिस्ट्री है, क्या उसका पूरा का पूरा इतिहास है। दोस्तों देखिए, चोल साम्राज्य इतिहास में 2 बार मेनली मिलता है। अगर हम मान के चलें कि जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इंपीरियल चोलास को रखती है 9th सेंचुरी से 12th 13th सेंचुरी तक। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो थोड़े एंथुसियास्टिक हैं या कह सकते हैं नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जिन विश्वास करने वाले जो हैं, उनका ये मानना है कि जो अशोका के कंटेम्प्रेरीज चोल डायनेस्टी हुआ करती थी, वही चोला डायनेस्टी उन्हीं के कंटेम्प्रेरीज या उन्हीं के सक्सेसर्स जो हैं वो इंपीरियल चोलास हैं। तो पीरियड उनका कब से कब तक रखा जाए, तो आमतौर पर ये माना जाता है कि 350 BC से लेकर के 1279 AD तक पूरा का पूरा वो चोला डायनेस्टी का पीरियड माना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया कि संगम एरा के चोलास को और इंपीरियल चोलास को कनेक्ट कर दिया, कंबाइंड कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो यूजुअली ये माना जाता है कि जो तमिल कन्फेडरेसी थी, बेसिकली चोला, चेरा, पांड्यास, इनको 155 BC में कलिंग स्टेट के द्वारा डिफीट कर दिया गया था दोस्तों, और दोबारा से री इमर्ज कब होते हैं चोलास, 850 AD में। ध्यान रखिएगा, जिस इलाके में आज हम देखते हैं कि तमिलनाडु का एरिया है या आंध्र प्रदेश के कुछ सदर्न पार्ट हैं, उसी इलाके में दोस्तों पल्लव डायनेस्टी का शासन था। और पल्लव डायनेस्टी के शासन के डिक्लाइन के बाद आप देखोगे कि चोलास का री इमर्जेंस होता है दोस्तों। विजयालय चोला जो था, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आदित्य फर्स्ट आता है। आदित्य फर्स्ट वाज द पर्सन हु एक्चुअली supplanted, he completely defeated and uprooted the Pallav dynasty ruler अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन का नाम अपराजित था, लेकिन ऐसा पराजित हुए कि भाई पूरी तरीके से पल्लव डायनेस्टी का एंड हो गया, दी एंड। अब वापस से शुरू होता है दौर किसका, चोला डायनेस्टी का दौर वापस से शुरू होता है दोस्तों। दीज आर द पेंटिंग्स विच एक्चुअली depict legendary father son duo of राजा एंड राजेंद्र। हालांकि इस पिक्चर को कहीं कहीं पर आप देखते होंगे इंटरनेट वगैरह पर और भी सोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट दिस इज एक्चुअली द राजेंद्र एंड राजा। अब होता क्या है, आदित्य के बाद आता है परांतक, है ना। परांतक के बाद दोस्तों उनका ग्रैंडसन जो है राजा चोल, ठीक है ना। राजा चोल और राजा चोल का बेटा राजेंद्र चोल। नाउ दीज टू वेर द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट लेजेंडरी रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे ना, वो जो एक नैरेटिव चलता है कि असली इतिहास हमें नहीं बताया गया, छुपाया गया, या हमने चोलास के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। दोस्तों वास्तव में चोलास के बारे में हमें पढ़ाया गया है। प्रॉब्लम क्या है, हमने नहीं पढ़ा है ना। हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम ये चैप्टर या हम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ही इग्नोर कर देते हैं अपने स्कूल लाइफ में, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते कि आप अपने देश के इतिहास को जानो। और जाहिर सी बात है, आप 10th में हो, 11th में आपको, है ना, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लेने के लिए बहुत रेयरली ही कोई एंकरेज करता होगा।
एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि 10th के बच्चे को आप सारा का सारा जो हिस्ट्री है आप उसकी सिर्फ समरी प्रोवाइड कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स आप नहीं दे सकते, है ना। तो ऐसे में दोस्तों याद रखिएगा कि चोला डायनेस्टी के जो 2 सबसे बड़े रूलर्स हैं, राजेंद्र चोल और उनके फादर राजराजा चोल, इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं। प्लस लगभग हर एक 10th स्टैंडर्ड की किताब में कुछ ना कुछ रेफरेंस दिया ही रहता है। दूसरा, चोलाज हैड नेवी। इसमें दोस्तों आज के लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हैं, सरप्राइज्ड हो रहे हैं, जबकि अगर आप देखें तो 1970s के डिकेड में पब्लिश की गई 11th क्लास के एनसीईआरटी में बाकायदा डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई चोलाज हैड ग्रेट नेवल पावर। दुनिया जानती है, इंडिया के लगभग हर पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उनको जानना चाहिए अगर नहीं जानते हैं, कि चोलाज के पास एक शानदार नेवी थी एंड दे हैड अ ग्रेट एम्पायर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ दैट नेवी। दे कलेक्टेड द टैक्सेस फ्रॉम द रूलर्स ऑफ as far as the modern day Cambodia and the areas of Southeast Asia, including the Vietnam as well, right, including the Malaysian peninsula, Cambodia and Laos etc. तो इसमें मतलब I am really surprised to see that kind of narrative going on, but it's very unlikely that nobody should be aware of it. मेरे ख्याल से अगर किसी ने भी बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है तो उसको ये ज़रूर पता होगा। बाकी दोस्तों, राजेंद्र चोला जो है ना, राजराजा और राजेंद्र चोला जो हैं, इन्होंने दरअसल में वो आइडेंटिटी चोल डायनेस्टी को प्रोवाइड की जिसके बारे में हम आज जानते हैं। बेहतरीन टेम्पल्स, चाहे वो तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल हो या फिर वो गंगईकोंड चोलापुरम का टेम्पल हो, इनके अलावा भी दोस्तों और कई सारे टेम्पल्स हैं, मैं ज़्यादातर नाम नहीं लूँगा, बट फिर भी आप देखेंगे तो ऐरावतेश्वर टेम्पल है, दरासुरम टेम्पल है ना। इसके अलावा दोस्तों कई सारे टेम्पल्स, जैसे कि आप देखेंगे चिदम्बरम टेम्पल है, देयर आर मेनी मोर टेम्पल्स, मेनी मोर टेम्पल्स। लेकिन उन टेम्पल्स में इतनी ज़बरदस्त स्कल्पचर्स, उन टेम्पल्स में इतनी ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल मार्वल, उनके साथ साथ दोस्तों एक लेजेंडरी नटराज स्कल्पचर, नटराज स्टेच्यू दैट इज ऑफ ब्रॉन्ज, ये सारी चीज़ें दोस्तों राजराजा और राजेंद्र चोल के कॉन्ट्रीब्यूशंस में आती हैं। चोलाज उस समय में अगर देखा जाए तो उसके दौर की सबसे बड़ी नेवल पावर अगर कोई थे तो चोला डायनेस्टी के खुद रूलर्स थे। तो हमें कह सकते हैं दोस्तों कि चोला डायनेस्टी में जो है ना 3 टायर सिस्टम आज हम देखते हैं पॉलिटी में, यानी कि बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, है ना, प्लस दोस्तों जो रूरल एरियाज हैं और साथ ही साथ जो है वो ग्रांटेड लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये 3 अलग अलग तरीके के टेरिटोरियल स्ट्रक्चर्स का भी यहाँ पर अस्तित्व मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा इलाका है, इसमें जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये रीजन डायरेक्ट चोल रूल में काउंट होता है, डायरेक्ट रूल में, ठीक है। फिर दोस्तों जो ये ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना, या रेड कह सकते हो, इसमें आप देखें कि आज के ज़माने का कौन कौन सा इलाका है जी। तो आज के ज़माने का दोस्तों ये बर्मा का इलाका है ना, पेगू देख सकते हो आप, थाईलैंड के एरियाज़ हैं, प्लस दोस्तों मलेशिया का आप इलाका देख सकते हो, है ना। इसके अलावा इंडोनेशिया का इलाका देख सकते हो, मलेशिया इंडोनेशिया, राइट, यहाँ पर भी। प्लस दोस्तों आप कंबोडिया के इलाके भी देख सकते हो। हालांकि वियतनाम का इलाका नहीं था, बट वियतनाम स्टिल हैड टू पे द annual sum because you can see the trade route that passed from the the Arabian Sea to the Chola Kingdom to the Chinese Empire via the Strait of Malacca। ये पूरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो क्रूशियल रास्ता आज भी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, वो रास्ता उस दौर में पूरी तरीके से चोलास के कंट्रोल में था। इनफैक्ट दोस्तों जो ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल है, इसको कहा जाता था द लेक ऑफ चोलास, द लेक ऑफ चोलास, ठीक है ना। राजेंद्र चोल तो इतने ग्रेट वो कह सकते हैं वॉरियर और साथ के साथ विक्टर भी थे, जो कि बाकायदा आप देखेंगे कि तमिलनाडु के इलाके से जीतते जीतते ही रीच्ड अपॉन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, ओके, बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, एंड ही acquired the title of Gangaikonda. Gangaikonda means the one who conquered the Ganga as well. Got it? तो ये सब अचीवमेंट्स दोस्तों हमें पता होनी चाहिए। इनके अलावा अगर हम बात करें कुछ और अचीवमेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दोस्तों
चोलाज ने टेम्पल को इतना शानदार सिर्फ आर्किटेक्चर और आर्ट्स के लिए उनके लगाव की वजह से नहीं बनवाया, बल्कि इसलिए भी बनवाया क्योंकि दोस्तों जो ये टेम्पल्स थे ना, ये बेसिकली देवदान के लिए एलिजिबल थे, यानी कि इन टेम्पल्स के नाम पर जमीनें दान में दी जाती थी। आपको मैं बता दूं कि अग्रहार, देवदान, ये दो अलग अलग तरीके के लैंड ग्रांट्स होते हैं, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों ब्रह्मदेव भी एक तरीके का लैंड ग्रांट होता है, और इनफैक्ट इन तीनों में डिफरेंस इस बात का है कि अग्रहार जहां पर इंडिविजुअल ब्राह्मण्स को दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो देवदान है ये टेम्पल को एज एन इंस्टीट्यूशनल लैंड प्रोवाइड किया जाता था, जिसकी वजह से टेम्पल्स की अपनी खुद की खेती होती थी, टेम्पल्स के अपने खुद के रेवेन्यू पेमेंट्स होते थे, टेम्पल के अपने खुद के गांव बसाए जाते थे, और उनके खुद के पॉलिटिकल सिस्टम और स्ट्रक्चर्स होते थे, मोस्टली पंचायत के रूप में। तो ओवरऑल द टेम्पल्स दे कंटेन्ड अ वेरी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ द ऑटोनॉमस बॉडी इन द चोला रूल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है ना बाकायदा सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के साथ साथ आर्टिसनल प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त था, क्योंकि टेम्पल वॉज एक्चुअली द साइट वेयर द आर्टिसंस यूज्ड टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स। क्योंकि टेम्पल के कंस्ट्रक्शन से लेकर के, ज़मीन के मतलब एक्सकेवेशन से लेकर के, और टेम्पल के पूरे कंस्ट्रक्शन तक, बाद में उसके डेकोरेशन तक, उस सारा का सारा काम कौन करता था? जितने भी आर्टिसंस थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, वो सारे के सारे काम करते थे। सो इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ the employment generation as well as the revenue generation as well as the contributor in the administration of common public। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन में टेम्पल्स के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ चोलास का जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग भी बड़ा इंटैक्ट हुआ करता था दोस्तों। बाकायदा वो तालाब के लिए इकट्ठा किए गए पैसे, और कितनी ज़मीन इरिगेटेड है, कितनी ज़मीन इरिगेटेड नहीं है, इसके साथ साथ दोस्तों कितना ओवरऑल प्रोडक्शन होता है ना, वो सारा कुछ वो रिकॉर्ड करके रखते थे। बाकायदा लंबे लंबे जो है डिस्क्रिप्शंस देते थे कि कितनी कितनी ज़मीन किसको किसको दी गई, कितना ब्रह्मदेव, कितना देवदान, और कितना अग्रहार जो है वो किसको पे किया गया। और हाँ, चोलास के एम्पायर में ये सारा काम करता कौन था दोस्तों? ये सारा काम करने के लिए जो है दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है ना। जो दो यहाँ पर लिखे गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मैं दो बता रहा हूँ वो है पेरुंदानम और सिरुंदानम, राइट। यानी कि सीनियर ऑफिशियल्स एंड जूनियर ऑफिशियल्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्पेशली द रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो ये पेरुंदानम सिरुंदानम जो है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हुआ करते थे। इसके अलावा दोस्तों स्टेट के द्वारा जो है वो नाडु वगई चेरियार्स, और उसके अलावा दोस्तों आपका कंकणी नायकार्स, ये दो अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। जब हम बात करते हैं नाडु वगई सेवियार्स की, तो दोस्तों ये दरअसल में रिकॉर्ड कीपर्स, अकाउंटेंट्स हुआ करते हैं। जब हम बात करते हैं नायकार्स की, सो दे वर द सुपरवाइजर्स, दे यूज्ड टू एग्जामिन वेदर द रिपोर्ट्स आर करेक्ट और नॉट, और द टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड और नॉट, ये सारी चीज़ें वो एग्जामिन करते थे। दोस्तों अगर बात करें तो एक प्रॉपर टारगेट रहता था, है ना, कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो उस हिसाब से ये सारा का सारा काम होता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि दैट दे हैड अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी गोल ओरिएंटेड काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स। ओके एवरीवन। इसके अलावा अगर देखें तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ एग्जम्पशंस, कुछ कुछ रेमिशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी आती है कि अक्सर कहा जाता है कि चोला रूलर्स जो हैं वो बड़े डेमोक्रेटिक थे, और इंडिया के सबसे पुराने पंचायती राज सिस्टम्स में से एक कोडोवलाई सिस्टम जो है वो मिलता है। बट कोडोवलाई सिस्टम एक्चुअल में क्या था मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में इट वाज अ काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम। अब होता क्या है मैं आपको बता दूं, दरअसल में चोलाज में दो तरीके के गांव हुआ करते थे, ठीक है ना। एक दोस्तों जिनको ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण्स है ना, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्राह्मण्स रहते थे, उनको कहा जाता था उर, ठीक है ना, उर। और दोस्तों उर नाम के जो गांव में आप देखेंगे तो यहां पर आपको सिस्टम मिलता था सेल्फ गवर्निंग मॉडल या सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था, इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली टोटल मिलाकर के, है ना, टोटल मिलाकर के दोस्तों 30
मेंबर्स, ठीक है ना, 30 मेंबर्स की कमिटीज बनाई जाती थी। टोटल मिलाकर के कितनी कमिटीज होती थी दोस्तों? 6 कमिटीज होती थी, ध्यान रखिएगा। 6 कमिटीज में हर कमिटी के 5 मेंबर्स होते थे। और दोस्तों टोटल 30 मेंबर्स जो हैं इनके इलेक्शंस होते थे। अब इलेक्शन कह लीजिए या लॉटरी सिस्टम से इनका नाम निकाला जाता था, ये कह लीजिए। तो पूरे गांव को क्या करते थे दोस्तों? पूरे गांव को जो है वो टोटल मिला करके, है ना, 30 वार्ड में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते थे। अगर आप देखें, ठीक है ना, 30 वार्ड में डिवाइड कर देते थे। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 30 वार्ड में जो गांव डिवाइड होता था, ध्यान रखिएगा, इन वार्ड्स में से हर एक वार्ड का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था। और उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला जुला करके अपना 6 कमिटीज बनाई जाती थी। 5-5 मेंबर सभी कमिटीज में होते थे। ये सिस्टम था। इसको आप डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते, एब्सोल्युटली। आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा एक इंक्लूसिव सिस्टम तो था, लेकिन जो लोग चुने जाते थे ना, वो बड़ा ही कंस्ट्रेंट पैरामीटर्स थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है कंडीशंस रखी जाती थी। एज क्राइटेरिया था, प्रॉपर्टी क्राइटेरिया था, वेदों की नॉलेज का क्राइटेरिया था, ये तमाम चीज़ों का क्राइटेरिया था। हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स थे जो कि बड़े अच्छे हैं, आज के लिए इंस्पिरेशनल हैं। जैसे कि किसी के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई गिल्ट प्रूफ हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं था, है ना, इस तरीके की चीज़ें भी थी। 2 से ज़्यादा बार आप नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते, ये भी था कॉन्सिक्यूटिवली। तो कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम इंडिकेट तो करता है उनके डेमोक्रेटिक नेचर के बारे में। बट दोस्तों, दे वर नॉट क्लासिकल डेमोक्रेट्स। उसके पीछे रीज़न क्या था कि दरअसल में अल्टीमेटली थे तो वो पावर मोनार्क्स, है ना, डायनास्टिक मोनार्क्स ही थे। उनको पता था कि पावर इज द बेस्ट थिंग। दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करें कि राजेंद्र और राजराजा चोल दोनों जो हैं, इतना ही नहीं, पावर इन्फेस्टेड इस तरीके से थे कि भाई श्रीलंका के इलाकों पर उन्होंने अटैक किया। श्रीलंका का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है ना, कुलवंश। कुलवंश ये बताता है कि कई सारे अटैक्स हुए चोलास के श्रीलंका के ऊपर, और बाकायदा श्रीलंका से ही नहीं बल्कि श्रीलंका से आगे भी विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रेट मरीन पावर, दैट नेवी दैट दे हैड। दोस्तों उसके अलावा अगर देखेंगे तो कुलवंश ये भी कहता है कि चोलास ने श्रीलंका के कई सारे टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्योंकि द टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज नॉट जस्ट इन द इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज हैड अ वेरी रेडी reckoning kind of source of the wealth। और ये बात चोलास जानते थे अच्छी तरीके से, and that is why they also destroyed those temples and the monasteries in Sri Lanka। आप कह सकते हो कि यार ये एक्ट तो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था, बिल्कुल भी जो है डेमोक्रेटिक या पॉपुलिस्ट आइडियल्स को सूट नहीं करता था। तो जी हाँ, चोल राजा भी बाकी राजाओं की तरह कम से कम जहां पर पावर वर्सेस रिलीजन की बात आती थी तो दे ऑप्टेड फॉर द पावर दैट इज फॉर श्योर। ओके एवरीवन, और इसमें हमें किसी तरीके से जरा सा भी, इतना सा भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल होता था। ये सब राजाओं के लिए मोस्टली एप्लीकेबल था। आफ्टर ऑल इट वाज द एज ऑफ द मिडिवल, राइट, मिडिवल इंडिया। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें चोलास के ट्रेडिंग एम्पायर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका ट्रेडिंग सिस्टम काम करता था दोस्तों। इसको कहा जाता था गिल्ड, यानी कि बेसिकली लोकल टर्म्स में इनके लिए अयवोल शब्द का इस्तेमाल किया गया या मणिग्रामम शब्द का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों अयवोल जो है यही आज के समय में अयहोल कहा जाता है ना, यही अयहोल कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के साथ और सुंग डायनेस्टी जो है चाइना के साथ, बेसिकली इनका ज़बरदस्त ट्रेड रिलेशन था। इसी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल हेजेमनी के बजाय अपनी कमर्शियल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट, तो दोस्तों ये जो गिल्ड्स थे ना, अक्सर व्यापारियों का जो समूह था वो वॉरियर शिप्स पे बैठ करके जाता था। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, बट दैट वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। अदरवाइज उस समय ऐसा ट्रेंड था कि कई सारे, है ना, पायरेट्स भी हुआ करते थे जो कि जहाज़ों को लूट लेते थे। दोस्तों इसके अलावा अगर देखेंगे टोटल मिलाकर के जो इनका रेवेन्यू था ना, नेवल एक्सपेंशन, खासकर 2200 माइल्स, मतलब बंगाल से लेकर के पूरे मलेशियन आर्किपेलागो तक, है ना, इनका नेवल एम्पायर फैला हुआ था। 2200 मील दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लगभग
3,500 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका इनके कंट्रोल में था, खासकर नेवल एक्सपेडिशंस के कंट्रोल में था। दोस्तों 11वीं सेंचुरी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पर्शियन गल्फ से लेकर के इंडियन ओशन तक होते हुए और वहां से आगे आप देखेंगे दोस्तों तो बाकायदा साउथ चाइना सी तक ये पूरा का पूरा जो इलाका था, इसमें हमने सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया वाले एंगल को रखा है, बट अदरवाइज आप गल्फ ऑफ पर्शिया यानी कि आज के ज़माने के ईरान और है ना इराक के बीच का वो जो गल्फ पतला सा है उसको आप देखेंगे, वहाँ से लेकर के और साउथ चाइना सी तक पूरा चोलास की हेजेमोनी चलती थी। इतने महान नेवल पावर्स ये हुआ करते थे। दोस्तों आज के सेंस में अगर बात करें, अब देखो सारी बातें जो चोलास के इतिहास को ग्लोरीफाई करती हैं, ग्रेट तो ऑब्वियसली वो थे ही जो उनको बताती हैं, उसको हम आज इतना क्यों कंसीडर कर रहे हैं। दरअसल में 1940 में क्या होता है, जस्टिस टी परमशिवा अय्यर ये ऐसे कैंडिडेट थे ना जिन्होंने ये साबित किया कि दरअसल में जो राजेंद्र और राजराजा चोल का या कुलोत्तुंग चोल का जो समय था ना, इन लोगों के दौर में राम सेतु जिसको हम कहते हैं आज के तारीख में, वो हम मानते हैं कि जो सो कॉल्ड एडम स्मिथ है वो एक्चुअल में राम सेतु है। और पहले क्या माना जाता था कि जो है ना बेसिकली एडम्स ब्रिज के बजाय जो कोरकई, दोस्तों आपने कभी सुना होगा कोरकई, मुचिरिस, पुहार, है ना। कोरकई वॉज एक्चुअली वन ऑफ द पोर्ट टाउन्स इन द संगम पीरियड। तो संगम पीरियड के उस पोर्ट टाउन कोरकई के कंपैरिजन में बोला गया कि नहीं, वो नहीं, एडम्स ब्रिज इज द राम सेतु। अदरवाइज सोचो जरा, पहले उसका साइट पे अलग था, तो ऐसा इसको क्यों बोला गया, क्या रीजन है। तो जस्टिस टी परमशिवा अय्यर कहते हैं कि दरअसल में चोल राजाओं ने जब रामेश्वरम टेम्पल बनवाया, ठीक है ना, रामेश्वरम टेम्पल बनवाया, तब जाकर के दोस्तों ये है ना एक तरीके से प्रोपेगेट किया गया कि देखो यही वो जगह है जहां पर कि राम ने शिव की पूजा की, और जिसको दिखाया गया कि जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत बड़ी, वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स के बीच में डिफरेंस की, उसको इंटीग्रेट करने के लिए, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए, वैष्णविज्म शैविज्म को मर्ज करने के लिए रामेश्वरम के जगह से ही एडम्स ब्रिज को राम सेतु कंसीडर कर लिया गया। एंड ये मेरा नहीं, किसका स्टेटमेंट है, किसका स्कॉलर स्टडी है, टी परमशिवा अय्यर के। उसी तरीके से दोस्तों आज भी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल रीजंस तो हमेशा ही इन्वॉल्व रहते हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु में इलेक्शंस का बेसिकली है ना, आप जानते हैं दे आर नियर बाय एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इलेक्टोरल sentiment largely relies upon the political sentiment and religious sentiment as well। तो उसको थोड़ा सा हार्बर करने के लिए, थोड़ा सा उसको हार्वेस्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा जो है ना कि 1000 साल के बाद गंगा जल से सींचा जा रहा है गंगईकोंड चोलापुरम को, तो वो कोई पहली बार कर रहा है। ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा सेशन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड गाइज ये पूरा सेशन और इसके साथ मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन करके। और इसके अलावा दोस्तों 15 अगस्त का दिन आने वाला है, हमारे देश की आज़ादी का दिन। तो आप सबके लिए भी दोस्तों ये दिन बहुत खुशियों भरा होने वाला है, क्योंकि अगर आप 2027, 2026 के एस्पिरेंट हैं, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, चाहे वो UPSC का हो, ऑप्शनल का हो, स्टेट PCS का हो, जुडिशरी का हो, IB कुछ भी हो, जितने भी ओपन एनरोलमेंट वाले कोर्सेस हैं, आप सबके लिए दोस्तों एक वंडरफुल बम्पर अपॉर्चुनिटी है। 47% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक है। तो प्लीज 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 इसको आप मिस मत करिएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप इसका फायदा उठाइए। एंड सी यू ऑल इन द क्लास। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड कीप चेरिशिंग योर ग्लोरियस हिस्ट्री। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।